सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। आज अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेंक की संकल्पना। डेविस के सिद्धांत के बाद में पेंक की संकल्पना इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो जर्मन विद्वान वाल्टर पेंक ने डेविस के समय आधारित भौगोलिक चक्र की संकल्पना को अस्वीकार करने की दलील पेश की तथा उन्होंने बताया कि स्थिर रूपों के विकास में नए मॉडल का प्रतिपादन किया जिसे मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। पेंक के मॉडल का मुख्य उद्देश्य बहिर्जात प्रक्रमों तथा आकृति विशेषताओं के आधार पर धरातलीय संरचना के विकास और उनके कारणों की कल्पना करना था। दूसरे शब्दों में पेंक स्थिर रूपों की विशेषताओं की व्याख्या के आधार पर किसी प्रदेश विशेष के विवर्तनिक इतिहास की व्याख्या करना चाहते थे। पेंक का जो मॉडल है वो प्रमुख संदर्भ तंत्र यह है कि किसी भी क्षेत्र के स्थिर रूपों की विशेषता वहाँ की विवर्तनिकी घटनाओं से संबंधित होती है। अतः क्षेत्र विशेष की स्थल आकृति विशेषताओं के आधार पर उस क्षेत्र विशेष की विवर्तनिकी संरचनाओं के विकास और उसके कारणों की व्याख्या की जा सकती है। स्थिर रूपों के विकास समय आधारित न होकर समय स्वतंत्र होता है। किसी क्षेत्र विशेष के स्थिर रूपों की विशेषता उस प्रकार अंतर्जात बलों की तीव्रता पदार्थों की बहिर्जात प्रक्रिया द्वारा विस्थापित अर्थात अपरदन और परिवहन के अनुपात की परिचायक होती है। ज्ञातव्य है कि पेंक विश्व के सबसे अधिक गलत समझे जाने वाले भूआकृतिवेता थे, क्योंकि दुरू जर्मन भाषा में उनके विचारों के प्रकाशन के कारण पेंक के भूआकृतिक विचारों को सही ढंग से नहीं समझा जा सका। परिणाम स्वरूप कई भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गई। अभी तक यह निश्चित नहीं हो पाया है कि पेंक ने अपने भूआकृतिक सिद्धांत में चक्र शब्द का प्रयोग किया है या नहीं है किया है। पेंक ने सिद्धांत के संभवतः डेविस के चक्रीय संकल्पना को नज़रअंदाज करने के जानबूझकर अवस्था संकल्पना का प्रयोग नहीं किया है। अवस्था के स्थान पर पेंक ने इक्विटी कलुंग नामावली का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य होता है विकास। इक्विटी कलुंग का जो अर्थ होता है विकास, डेवलपमेंट। इस तरह पेंक ने तरुण प्रौढ़ जीर्ण अवस्था के स्थान पर अभस्तजिंडे इक्विटी कलुंग, बढ़ती दर से विकास, क्लिक फार्मिंग इक्विटी कलुंग, समान दर से विकास और अपस्थजिंडे इक्विटी कलुंग, घटती दर से विकास नामावलियों का प्रयोग किया है। पेंक का जो मॉडल था उसमें उत्थान से पूर्व के लिए पेंक ने प्राइमरम्प नामक शब्दावली का प्रयोग किया है। ये स्थलखंड आकृति विहीन संप्राय धरातलीय भाग को प्रदर्शित करता है। पेंक के अनुसार संरचना परक्रम अवस्था का प्रतिफल न होकर उत्थान की दर और अपरदन एवं पदार्थों के विस्थापन की दर के बीच के अनुपात का प्रतिफल होता है। तो कोई भी स्थिर रूप है वो पेंक के अनुसार संरचना परक्रम अवस्था का प्रतिफल न होकर उत्थान की दर तथा अपरदन और पदार्थों की विस्थापन की दर के अनुपात का प्रतिफल होता है। स्थिर रूपों के विकास में समय की अधिक भूमिका नहीं होती है या कोई भूमिका नहीं होती है। स्थिर रूपों का विकास अपरदन चक्र, यद्यपि पेंक ने चक्र शब्द का प्रयोग नहीं किया है। प्रारंभ में उत्थान के साथ प्रारंभ होता है। प्रारंभ उत्थान विभिन्न दरों से संपादित होती है। प्रारंभ का जो उत्थान है वो विभिन्न दर से संपादित होता है। प्रारंभ में उत्थान मंद गति से होता है और उत्थान की अवधि लंबी होती जाती है। इसके बाद त्वरित गति से और बाद में समान दर से उत्थान होता है। अंत में घटती दर से उत्थान होता है और अंततः उत्थान समाप्त हो जाता है। इस दौरान स्थिर रूपों के विकास की निम्नलिखित प्रावस्था से होकर गुजरता है। तो पहली अवस्था है, इसमें 3 अवस्था से गुजरता है। अपस्थजिंडे इक्विटी कलुंग, ग्लिप फार्मिंग इक्विटी कलुंग और अबस्थजिंडे इक्विटी कलुंग। पहला है अबस्थजिंडे इक्विटी कलुंग। इसका तात्पर्य होता है स्थिर रूपों के
तीव्र गति से विकास की अवस्था। प्रारंभ में स्थिर रूप में मंद गति से उत्थान होता है, परंतु कुछ समय बाद उत्थान की गति तीव्र हो जाती है। उत्थान के फलस्वरूप जलमार्ग ढाल है, प्रवाह वेग है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण नदियाँ तीव्र गति से घाटी गर्तन द्वारा अपनी घाटी को गहरा करती है, और परंतु घाटी की जो गहराई है उसमें वृद्धि की तुलना में उत्थान अधिक होता है। अर्थात निम्नवर्ती अपर्दन की तुलना में उत्थान की गति होती है वो अधिक होती है। इस तरह लगातार निम्नवर्ती अपर्दन तथा घाटी गर्तन के कारण संकड़ी तथा गहरी वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। चूँकि घाटी गर्तन की दर उत्थान की दर से कम होती है, इसलिए निरपेक्ष ऊंचावच है उसमें निरंतर वृद्धि होती जाती है। इस तरह स्पष्ट है कि जल विभाजकों के शिखरों तथा नदी घाटियों के तलों में निरंतर वृद्धि होती जाती है। निम्नवर्ती अपर्दन तथा घाटी गर्तन से सतत विकास के कारण सापेक्षिक ऊर्जा अर्थात जल विभाजकों के शिखर और घाटी गर्तन की ऊंचाई है उसमें अंतर में लगातार वृद्धि होती जाती है। नदियों की घाटी के पार्श्विक ढाल उत्तल ढाल वाले होते हैं। लगातार घाटी गर्तन के कारण पार्श्विक ढालों में सतत वृद्धि होती रहती है। पार्श्विक ढाल के खड़े होने के कारण जो समानांतर निवर्तन के कारण घाटी पार्श्विक ढाल है वो उत्तलता की अर्धव्यास में ह्रास होता जाता है। समय के आधार अधिक उत्थान व अपर्दन के कारण प्राथमिक प्रारंभ पे उसमें अनेक प्रकार के सोपानों का निर्माण हो जाता है। विभिन्न तलों पर विकसित इन सोपानों को पिडमाउंट ट्रेपन कहते हैं। इसके लिए प्रत्येक सोपान की पिडमाउंट चबूतरे के रूप में विकसित होता है। दूसरा है गलकफार्मी इक्वेटिकलुम। इसका अर्थ है स्थिर रूपों के समान विकास की अवस्था। उत्थान की दर एवं निम्नीकरण की दर है के आधार पर इस प्रावस्था को 3 उपभागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम अवस्था है, इस प्रावस्था में भी बढ़ती दर के साथ उत्थान होता है। अब भी निरपेक्ष ऊंचावच में वृद्धि होती है, क्योंकि उत्थान की दर निम्नवर्ती अपर्दन की दर से अधिक होती है। जल विभाजकों के शिखर तल तथा घाटियों के तल की ऊंचाई में वृद्धि होती है, परंतु इस वृद्धि की दर अपस्थ्य इक्वेटिकलों की प्रावस्था के दौरान वृद्धि दर में कमी होती है। यद्यपि निरपेक्ष ऊंचावच अधिक होता है, परंतु सापेक्ष ऊंचावच स्थिर रहता है, क्योंकि जल विभाजकों के शिखरों की ऊंचाई में कमी नहीं होती है। घाटी दर है घटने की दर है गहराई के दर के बराबर होती है। इस प्रकार इस प्रावस्था में समान विकास की अवस्था होती है। घाटी पार्श्विक ढाल सीधा होता है। व्यप्रवावस्था, इस प्रावस्था में निरपेक्ष ऊंचावच में न तो वृद्धि होती है और न ही ह्रास होता है, अर्थात वह स्थिर रहता है, क्योंकि शिखर के निम्नीकरण और उत्थान की दर बराबर होती है। स्पष्ट है कि उत्थान अब भी होता रहता है, परंतु जितना उत्थान होता है उतना ही अपर्दन होता है। सापेक्षिक ऊंचावच स्थिर रहता है, क्योंकि शिखर तल के निम्नीकरण द्वारा अवनयन की दर है वो घटने से घाटी की दर है वो घटने की दर है वो बराबर हो जाती है। समानांतर निवर्तन के कारण पार्श्विक ढाल अब भी सीधा होता है। इस तरह इस प्रावस्था में समान विकास होता है, क्योंकि निरपेक्ष ऊंचावच व सापेक्ष ऊंचावच दोनों स्थिर रहते हैं। तीसरी प्रावस्था स्थल खंड का उत्थान समाप्त हो जाता है। शिखर तल की ऊंचाई या निरपेक्ष ऊंचावच कम होने लगता है, क्योंकि उत्थान का अभाव होता है, परंतु शिखर तल है उसका निम्नीकरण जारी रहता है। परंतु सापेक्ष ऊंचावच स्थिर रहता है, क्योंकि शिखर तल की ऊंचाई में अपर्दन द्वारा अवनयन की दर है वो निम्न अपर्दन तथा घाटी की गहराई होने के कारण बराबर होता है। इस कारण से ये प्रावस्था का विकास है वो समान विकास की अवस्था होती है। तीसरी प्रावस्था है अपस्थ्य जिंडे इक्विटी कलुंग। इसका अर्थ है स्थल रूपों की घटती दर से विकास की प्रावस्था। इस प्रावस्था में पार्श्विक अपर्दन लंबवत और या निम्नवर्ती अपर्दन की तुलना में बहुत अधिक होता है। अतः घाटी के गहरा होने की तुलना में घाटी का चौड़ा होने की प्रक्रिया अधिक सक्रिय होती है। स्थल रूपों में परिणामी ह्रास होता है। निरपेक्ष ऊंचावच में तेजी से गिरावट आने लगती है, क्योंकि उत्थान समाप्त हो जाता है, परंतु जल विभाजकों के शिखर की ऊंचाई
में लगातार कमी होती रहती है। सापेक्ष ऊंचाई में गिरावट आती है क्योंकि जल विभाजकों के शिखर की ऊंचाई में अपरदन के कारण तेजी से कमी आती है, जबकि जल मार्ग, ढाल तथा गतिज ऊर्जा में निर्धारित कमी होने के कारण से घाटी की तली में अपरदन से अत्यधिक कमी आ जाती है। घाटी के पार्श्विक ढाल में अब समानांतर निवर्तन चलता रहता है। अब घाटी पार्श्विक ढाल दो भागों में हो जाता है, ऊपरी भाग और निचला भाग। इस प्रकार से इस गुप्त गुरुत्व ढाल या वाष्पचुजेन कहते हैं। घाटी पार्श्व के निचले भाग को वाष्प ढाल कहते हैं। समीपवर्ती घाटी में गुरुत्व ढाल और वाष्पचुजेन ढाल के समानांतर निवर्तन के कारण परिच्छेदिका के स्वरूप जल विभाजकों के शिखर की ऊंचाई में तेजी से ह्रास होता है। ऊपरी गुरुत्व ढाल में कमी के कारण हेंडल हेग के लगातार वृद्धि होती है। इस अपरावस्था के अंतिम अवस्था में वाष्पचुजेन से इतना ह्रास हो जाता है कि वे ढाल अपने नुकीली शंक्वाकार घाटी में बदल जाता है, पहाड़ी में बदल जाते हैं। शंक्वाकार पहाड़ी में बदलता है। इसे इंसलबर्ग की प्रावस्था कहते हैं। अंततः इंसलबर्ग की संप्राय मैदान हो जाता है और समस्त स्थलखंड का अवतरण ढाल हेडनहेग वाष्प ढाल का विस्तार हो जाता है। अपस्थ्य जिंडे इक्वटिकलों के अंत में उत्पन्न इस प्रकार के विस्तृत सतह को इंड्रम्प कहते हैं। डेविस ने इसे पेनिपेलिन की समकक्ष समझा है। जो इंड्रम्प होता है वो डेविस की पेनिपेलिन के समकक्ष होता है। अब पेंक के जो मॉडल है उसका मूल्यांकन। दुरू जर्मन भाषा में प्रकाशित अंग्रेजी अनुवाद द्वारा गलत अनुवाद एवं व्याख्या के कारण पेंक की स्थलाकृति के विकास के मॉडल की प्रारंभ में सही व्याख्या नहीं हो पाई। पेंक से संबंधित मॉडल की अमेरिका में उसी तरह निर्माता के साथ आलोचना की गई जिस तरह डेविस के मॉडल की जर्मन में दुर्गति की गई। अमेरिकी भूवैज्ञानिकों ने पेंक द्वारा प्रस्तुत ढाल के समानांतर निवर्तन भूपटल के सतत संचलन की संकल्पना पर विरोध प्रकट किया। जानते हुए है कि प्रारंभिक अंग्रेजी अनुवादकों ने व्यक्त किया कि पेंक का ढाल के समानांतर निवर्तन में विश्वास था, परंतु बाद में अनुवादकों ने बताया कि पेंक ढाल प्रतिस्थापन में विश्वास करते थे। इस तरह स्पष्ट है कि पेंक के सिद्धांत की अधिकांश आलोचना उनके विचारकों की अंग्रेजी की गलत व्याख्या की उपज है। सारांश में पेंक के सिद्धांत को उतनी ही मान्यता नहीं मिली जितनी कि डेविस के सिद्धांत को मिली। उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।